छोटा मार्कर उठा। बस बस ओके। तो कल के टॉपिक में मैंने पढ़ाया आपको कि आप लोगों ने देखा भाई कि 5 चीजें जरूरी चाहिए प्लांट को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। दीज आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वाटर एंड मिनरल। बेटा एसी चलाओ जाके तुरंत, टाइम मत देखो, तुरंत चलाओ, नहीं तो इसका फेस चेंज करवाओ। तो आपको मालूम है 2 प्रकार का न्यूट्रिशन, एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में 3 लोग थे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, पक्का। इनऑर्गेनिक में, और इनऑर्गेनिक के लिए चाहिए सॉइल, और सॉइल के बिना संभव नहीं है कि कोई पौधा ग्रो कर सके। हो सकता है? नहीं। अच्छा, 1860 में इसे ट्राई किया किसने? जूलियस वॉन सैक ने ट्राई किया, और इन्होंने हाइड्रोपोनिक्स करके दिखाया। हाइड्रोपोनिक्स के सेटअप में 3 चीजें जरूरी हैं। तो एक तो जार लोगे, उसमें पानी लोगे, पानी में डिफाइंड मिनरल सॉल्यूशन, नॉट डिफाइंड की डिफाइंड मिनरल, और साथ में एयरेशन ट्यूब। प्लांट डालोगे, और हम लोग नीम, आम जैसे पौधों को, नीम आम जैसे पौधों को नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। तो नीम और आम जैसे पौधों को तो नहीं कर सकते, लेकिन कॉमर्शियली हम कुछ पौधों का हाइड्रोपोनिक्स कर सकते हैं। हाँ, क्या क्या? कल तुम क्लास में क्यों नहीं आए थे? खड़े हो। कल सुबह की क्लास में क्यों नहीं आए? कल तुम्हारे क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया, जो तुमने पूछा, और तुम्हारा क्वेश्चन ये था कि सर पानी तो पैसिव एब्जॉर्ब होता है, एक्टिव नहीं होता। तो मैं तुमसे पूछता हूं कि एयरेशन ट्यूब क्यों डाला गया? मैंने तो कल बता दिया, अब तुम जवाब दो। हाइड्रोपोनिक्स में तुम्हारा सर दर्द कर रहा था, तो अब तुम पता लगा के आओ हाइड्रोपोनिक्स के कल्चर में एयरेशन ट्यूब क्यों डाला गया, पता लगा के आओ। और शाम को आना, पता लगा के, नहीं बहुत ही मारेंगे। क्लास छोड़ने के पहले सोच लिया करो। बैठो। एयरेशन ट्यूब नहीं डाला जाता तो ऑक्सीजन पहुंचती कि नहीं पहुंचती? और रेस्पायरेशन, एटीपी, एक्टिव एब्जॉर्प्शन, फिजिकली ड्राई की फिजियोलॉजी। तो बेटा पानी में रह करके भी पौधे को पानी मिलता कि नहीं मिलता है? और ऐसे को बोलते हैं फिजिकली फिजियोलॉजिकल ड्राई कंडीशन। और हमने देखा था अर्थ में टोटल 105 एलिमेंट हैं। वैसे तो पीरियोडिक टेबल में 118, लेकिन 105 नेचुरल और कुछ रेडियो एक्टिव भी हैं, तो भी वो अर्थ में मिल सकते हैं, रेडियो एक्टिव अर्थ में। याद रखना, इसमें से लगभग 60 एलिमेंट कहाँ मिले गए? प्लांट में मिले, जिनमें हमने इनऑर्गेनिक एनालिसिस की, ऑर्गेनिक के इनऑर्गेनिक, और इनऑर्गेनिक एनालिसिस करने के बाद हमें कितने एलिमेंट मिले? 60 मिले। 60 में लगाया क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियल। खड़े हुए रहो, यस। पीछे वाले खड़े रहो, आगे वाले बैठ जाओ। बंद कर दो उसे, कोई फायदा नहीं है। व्हाट इज क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी? बंद करो उसे, बंद कर दो। क्या था और किसने दिया? कोई फायदा ही नहीं है, कितना भी पढ़ा लो। और एक टाइम आता है जब आप चीजों में फॉर ग्रांटेड कंडीशन में आता है, ठीक है यार, रोज थोड़ी ना पढ़ेंगे, और कोर्स इसी दौरान निकल जाता है आपके हाथ से। यही वो समय होता है जब कोर्स तुमको ऐसे तेजी से बाईपास करके निकलता है, और यही वो समय होता है जब तुम डिप्रेस होते हो, यार अभी साल ना होता है। तो अपनी स्पीड को कोर्स की स्पीड के साथ मैचअप रखो, और नहीं हो पा रहा है तो कभी नहीं हो पाएगा,
कभी नहीं हो पाएगा। और सिलेक्शन तो बिल्कुल भूल ही जाओ। अगर निगेटिव बात करने वाला टीचर नहीं चाहिए, जिंदगी में पॉजिटिव बात करने वाला टीचर चाहिए। तुम तुम्हें पॉजिटिव करते रहेंगे लेकिन रिजल्ट निगेटिव आ जाएगा तो क्या फायदा। भुलावे में रहना नहीं चाहिए। जो कोर्स की स्पीड है ये मिड पोर्शन में पहुंचते पहुंचते लेग से लॉक पे पहुंचती है। ये शुरुआत में हर टीचर स्लोली मोल कॉन्सेप्ट, लिविंग वर्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये लो प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, और इसमें स्टेशनरी फेज। तो पहले कुछ दिनों तक इतना समय लिया और इतना ही पढ़ा, और फिर भैया इतना समय लिया और अच्छा, ऐसा नहीं कि केवल इसी की गलती है। इसके जैसे 70% 80% लोग बैठे हैं कह रहे इसी को हमको खड़ा कर दे, हम ना बता पाए। पर ये वो समय है जहां पर अपना लिटमस टेस्ट खुद करना चाहिए, अपनी आत्मा पे झांक कर देखना चाहिए कि क्या सिलेक्शन हो पाएगा। तो हमारा दिमाग हमसे कहता है अच्छा अरे हो ही जाएगा यार, साल जाने वाला है। फायदा ये है कि तुमको 5 महीने मिल गए। जून, ये रोज याद दिलाता हूं मैं, रोज। जून के पहले एग्जाम होने के चांसेस कम है क्योंकि मई में क्या है, बोर्ड। तो मई के बाद एग्जाम होंगे, जून तक एग्जाम है और अभी भी तुम्हारे पास एम्पल टाइम है। तो कम से कम जो रोज चल रहा है उसे रोज समेटते जाओ ताकि पीछे वाला समेटने में दिक्कत ना हो। बातें मेरी बहुत बुरी लगती हैं लेकिन अक्सर नॉट ऑलवेज सत्य कड़वा होता है। यस, अक्सर। आगे बढ़े? नहीं सर आगे मत बढ़ो, बेकार में काहे पढ़ाओगे। तो भैया हमने 105 से कहा कि तुम प्लांट में पहुंचोगे कितने, तो बोले 60। 105 एलिमेंट्स में से 60 एलिमेंट्स प्लांट में मिले और इन 60 के 60 एलिमेंट में मैंने COE लगाया, क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी। याद आया? और 3 क्राइटेरिया थे, NSD। जो जिसने पढ़ा उसे याद होगा, NSD। एलिमेंट मस्ट बी एब्सोल्यूट नेसेसरी, हाईली स्पेसिफिक, डायरेक्ट इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म। और इस क्राइटेरिया को कितने लोगों ने फॉलो किया? 17 लोग पास कर पाए। और इनको चुपचाप हमने 2 भागों में बांटा, एक और मैक्रो और एक और। तो 2 प्रकार के न्यूट्रिएंट हुए, एक मैक्रो और एक माइक्रो। और फिर इनकी लिस्ट बनाई और इनका लिस्ट याद है, कौन पी के मग से, पक्का? 9 की 8 पक्का? यहाँ पर फेकू मन मॉली बोरो निकिल 7 की 8, ये वाला 9 और 8 17। ये 17 के 17 एलिमेंट का जो क्लासिफिकेशन है, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। किसकी बेसिस पर? अब कंसंट्रेशन के अलावा इन्हीं 17 एलिमेंट का एक फंक्शनल क्लासिफिकेशन भी किया गया। ये आज का टॉपिक है, फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ दिस इसेंशियल एलिमेंट। So we can classify these essential element on the basis of their function. और फंक्शनल क्लासिफिकेशन को याद करने का एक और निमोनिक्स बना, एंड दैट इज नोन एज 20। चार ग्रुप बने लेकिन फॉर्मूला क्या है? 20। तो याद रखना, बी का मतलब है बायोमॉलिक्यूल, बनाने वाले इसेंशियल एलिमेंट। दीज आर द इसेंशियल एलिमेंट।
essential elements which help in formation of biomolecules and the biomolecules में से भी मैक्रोमोलिक्यूल, माइक्रो की मैक्रो पता नहीं। मेरे बच्चे बायोमोलिक्यूल पढ़ाते वक्त मैंने दो प्रकार के मॉलिक्यूल पढ़ाए थे, एक मैक्रो और एक माइक्रो। मैक्रो इनको खड़ा करो। यस 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 बेटा खड़े। यस, पहला दिन तो नहीं है ना? ना पीछे वाले, हाँ पहला दिन तो नहीं है बेटा। मैक्रो न्यूट्रिएंट की क्या डेफिनेशन थी सर? मैक्रो मॉलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल जब पढ़ाया था तब आप थे नहीं थे? कब से पढ़ना चालू किया? ठीक, बैठ जाओ। क्या फायदा? हमारी खड़े हो। यस, मैक्रोमोलिक्यूल की क्या डेफिनेशन है? अरे आइटम, it is macronutrient, it is micronutrient, and now I am not asking for the macronutrient or micronutrient. I am asking about biomolecule, and the biomolecule are of two types. One is known as macromolecule, very good. दूसरे का नाम है माइक्रोमोलिक्यूल। इसका मतलब मैक्रो न्यूट्रिएंट और मैक्रो मॉलिक्यूल एक ही बात की अलग अलग। मैक्रो न्यूट्रिएंट आर इनऑर्गेनिक, मैक्रो मॉलिक्यूल इज ऑर्गेनिक। 800 से नहीं आइटम, 1000 डाल्टन से जिनका ज्यादा वो कौन? मैक्रो। और 1000 से कम माइक्रो। याद आया? कुछ भी याद नहीं। क्या फायदा पढ़ाने का? और क्या फायदा जो तुम इसमें सीख पाओगे? कुछ ना सीख पाओगे। तो मैं बता रहा हूं वो एसेंशियल मिनरल एलिमेंट जो बायोमोलिक्यूल बनाने में मदद करें, और वो भी माइक्रो की मैक्रो। मैक्रो, हाँ पक्का? चलो खड़े हो। यस, मैक्रो मॉलिक्यूल के एग्जांपल बताओ। इट इज पॉलीसेकेराइड। अब ये कहेगा वही तो कह रहे थे कार्बोहाइड्रेट। हर कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है लेकिन पॉलीसेकेराइड नहीं है। पॉलीसेकेराइड प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और लिपिड। इसमें कौन कौन ट्रू, कौन फॉल्स? मैं किसी भी चैप्टर में फैलना चाहूं ना तो मैं कोर्स ही ना कंप्लीट कर पाऊं, और हर चैप्टर दूसरे चैप्टर से जुड़ा है। ये आप लोग समझ के चलो। और ज्यादातर टीचर इसीलिए कोर्स पूरा नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम तुमसे कुछ उम्मीद रखते हैं और कि तुमको आना चाहिए, तुम्हें आता नहीं, फिर हमको उसमें पढ़ाना पड़ जाता है दोबारा, तिबारा, 4 बार, 5 बार। तो ऐसे एसेंशियल एलिमेंट जो क्या बनाने में हेल्प करे? बायोमोलिक्यूल। और बायोमोलिक्यूल कितने प्रकार के? 2, एक मैक्रो, एक माइक्रो। और मुझे कौन सा चाहिए? मैक्रो। मैक्रो में कौन? पक्का? और ऐसे मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल हैं 4, रादर 5, और इनका नाम याद रखना है। कौन्स? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। तो कौन कौन से इसेंशियल मिनरल एलिमेंट हैं जो बायोमोलिक्यूल बनाने में हेल्प करते हैं? कौन? बोलो कौन कौन? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन,
सल्फर। तो पहला फंक्शनल क्लासिफिकेशन है बी। व्हाट इज बी? ना ऐसे बोलोगे मरोगे। दीज आर द इसेंशियल एलिमेंट विच हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ बायो। और उसमें भी माइक्रो की मैक्रो, और मैक्रो मॉलिक्यूल बनाने वाले लोग कौन कौन? कॉन्स। व्हाट इज कॉन्स? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, कॉन्स। ये हो गया बी। मैंने फॉर्मूला क्या लगाया था? बी की 20। इसके बाद आया ई, इसेंशियल मिनरल एलिमेंट, एलिमेंट्स help in formation of energy related compound। E मतलब एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड। पौधों में बहुत सारे एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड होते हैं, पर मैं वही पढ़ाऊंगा जो एनसीईआरटी ने पढ़ाया। एनसीईआरटी ने कहा दो मेन एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड में से एक है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसका बन जाना इट इज नोन एज फॉस्फोराइलेशन। और फॉस्फोराइलेशन करने के लिए यू नीड फॉस्फोरस। क्या चाहिए आपको? फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस एक ऐसा एलिमेंट है जो एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड बनाएगा। एटीपी का बनना इट इज नोन एज फॉस्फोराइलेशन। तो फॉस्फोरस इज अ एलिमेंट विच हेल्प इन द एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड। इसके अलावा देयर इज वन मोर मॉलिक्यूल, इट इज नोन एज क्लोरोफिल। और भाइयों, क्लोरोफिल बनाने के लिए वी नीड मैग्नीशियम एंड नाइट्रोजन। सो ये हुआ बी, ये हुआ ई। इसके बाद एक और ई ऊपर लिख दे रहे हैं यहां पर। तीसरा ई है, इट इज इसेंशियल मिनरल एलिमेंट, एलिमेंट्स हेल्प इन एंजाइम एक्टिविटी। ऐसे मिनरल एलिमेंट जो एंजाइम एक्टिविटी में मदद करें, यानी ई फॉर एंजाइम एक्टिविटी। और यहां पर इन्होंने 2-3 एंजाइम के एग्जाम्पल दिए। जैसे इन्होंने मैग्नीशियम नाम के आयन का रिक्वायरमेंट 2 एंजाइम में बताया। एक का नाम है रुबिस्को, फुल फॉर्म बता पाओगे? राइबोलोज 1,5-बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीडेज। ये है C3 साइकिल। कौन सा साइकिल? C3 साइकिल का एंजाइम। इसके अलावा PEP कार्बोक्सिलेज, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, इसमें भी मैग्नीशियम की जरूरत है। और ये C4 साइकिल का एंजाइम है। इसी तरह एक एलिमेंट है जिंक, और जिंक नाम का एलिमेंट इज हेल्प इन एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। एल्कोहल बनाने में फर्मेंटेशन के दौरान एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज नाम का एंजाइम काम करता है, जिंक की जरूरत होती है उसमें। इसी तरीके से मॉलिबेडनम, और मॉलिबेडनम की जरूरत है नाइट्रेट रिडक्टेज और नाइट्रोजिनेज नाम के एंजाइम में। नाइट्रोजिनेज नाम के एंजाइम में नाइट्रोजिनेज नाइट्रोजन फिक्सिंग में काम आता है। So there are so many, lots and lots of elements help in enzyme activity। इधर बाबू खड़े हो, डंडा उठा भाई।
हीरो झंडा उठाओ ऊपर देखो। What are the enzyme cofactors? Define all type of enzyme cofactors. Enzyme cofactors. Vitamin. आओ हाथ उठाओ। The enzyme are of two type. हाथ उठाओ। एक सिंपल एंजाइम और एक कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स एंजाइम में प्रोटीन है, नॉन प्रोटीन। प्रोटीन पार्ट का नाम एपो एंजाइम, नॉन प्रोटीन का नाम कोफैक्टर। कोफैक्टर एक प्रकार का तीन प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम, मेटल कोफैक्टर। तस्वीर उठो। कौन से मेटल कोफैक्टर की जरूरत पड़ती है? ध्यान से सुनना। इन कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। हाँ, नहीं आए थे। ये भी बड़ा अच्छा काम करते हैं, इसके लिए भी दंड मिलना चाहिए। कौन सा था? जिंक। बैठो। जिंक नाम का मेटल मैंने पहले भी पढ़ाया था एज अ कोफैक्टर। कौन सा एंजाइम? कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। और ऐसे एंजाइम और इनके मेटल की लिस्ट पूरी भरी पड़ी है। एकोटिनेज, आयरन एक एंजाइम है। एकोटिनेज अक्सर पूछा गया है, कई एक दो एग्जाम में पूछा गया है। एकोटिनेज नाम के एंजाइम में आयरन की जरूरत है। सो देयर आर सो मैनी एंजाइम्स जिनकी जरूरत, सो मैनी एंजाइम जिनमें मेटल की जरूरत पड़ेगी, एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी, और उनकी एक लिस्ट होगी। तो 20 में BEE हो गया। अब क्या बचा? S। सुनो S का मतलब होता है सॉल्यूट कंसंट्रेशन। S का मतलब होता है स्टोमेटा ओपनिंग। S का मतलब होता है ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। स्टोमेटा ओपनिंग, ओके, या फिर सॉल्यूट कंसंट्रेशन को बढ़ाना, या फिर सॉल्यूट पोटेंशियल को बढ़ाने वाले एलिमेंट्स, या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर को बढ़ाने वाले एलिमेंट्स। और तुमको मैंने इसकी हाइपोथेसिस पढ़ाई है। स्टोमेटा ओपनिंग की हाइपोथेसिस पोटेशियम मैलेट पढ़ाई है। तो पोटेशियम मैलेट हाइपोथेसिस बताती है कि पोटेशियम इज नेसेसरी फॉर, और स्टोमेटा क्यों खुलते हैं? क्योंकि गार्ड सेल का सॉल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, सॉल्यूट पोटेंशियल बढ़ जाता है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल बढ़ जाता है। तो पोटेशियम जहां भी रहेगा वहां पर सॉल्यूट पोटेंशियल घटाएगा कि बढ़ाएगा? बढ़ाएगा। तो फंक्शनल क्लासिफिकेशन का निमोनिक्स क्या है? 20। हर 20 में से हर पॉइंट को बेटा एक्सप्लेन करो। व्हाट इज बी? द एसेंशियल मिनरल एलिमेंट विच हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ बायोमास। बी फॉर, एक बार बोलो, बी फॉर, E for energy related compound, E for enzyme activity, S for stomata opening, solute concentration। अब हटाएं तो बताओ 17 के 17 एलिमेंट को दो ग्रुप में बांटा गया तो ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, और उन्हीं 17 एलिमेंट को 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 4। किस बेसिस पर? फंक्शन। और चारों भागों का एग्जाम्पल 20। बी फॉर बायोमॉलिक्यूल, E फॉर एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड, E फॉर एंजाइम एक्टिविटी, और S फॉर। क्या मैं चारों पूछूंगा तो बता दोगे? बायोमॉलिक्यूल बनाने वाले 5 एलिमेंट कौन? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। हटा दिया, बाहर किया। कभी कभी फास्फोरस भी हो जाता है, लेकिन कम से कम कौन सा रखो। आगे चलो। एनर्जी रिलेटेड 2 कंपाउंड, एक एटीपी, एक क्लोरोफिल। एटीपी बनाने के लिए फास्फोराइलेशन है, क्लोरोफिल बनाने के लिए मैग्नीशियम, नाइट्रोजन। दोनों हटा दिया, 2 गए। एंजाइम एक्टिविटी में कई एंजाइम को मेटल की जरूरत पड़ती है, यस और नो? याद है? चलो बताओ। मैग्नीशियम, रुबिस्को, PEP कार्बोक्सिलेज, जिंक, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, मॉलिब्डेनम,
नाइट्रेट, रिडक्टेज, नाइट्रोजिनेज, एकोटिनेज, आयरन, और इसके अलावा जिंक एक और जगह कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। और व्हाट इज एस? सॉल्यूट कंसंट्रेशन। बोलो कौन? सॉल्यूट। ओके, नाउ वन वेरी स्पेशल ग्रुप, बहुत ही स्पेशल ग्रुप है, एंड दिस स्पेशल ग्रुप ऑफ एलिमेंट जिन्हें हम बेनिफिशियल एलिमेंट बोलते हैं, वी कॉल देम बेनिफिशियल एलिमेंट्स। याद रखना, इन्हें इसेंशियल एलिमेंट नहीं बोलते। इसेंशियल नहीं बोलते क्योंकि ये क्राइटेरिया फॉलो नहीं करते, नॉट फॉलो द क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी। ये क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी को फॉलो नहीं करते, बट हेल्प इन ग्रोथ। फिर भी पौधों की ग्रोथ में मदद करते हैं, मदद करते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें हम इसेंशियल नहीं बोल पाते, क्योंकि इसेंशियल वही एलिमेंट जो तीन बातें फॉलो करेगा, NSD। ये इसेंशियल नहीं है, लेकिन फिर भी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। याद रखना, इनकी इसेंशियल मिनरल एलिमेंट की चाहत थी बनने की कि ये भी इसेंशियल होते, लेकिन इनकी इस कोशिश को नाकाम कर दिया गया। यस, इट इज नाकाम कोशिश, ऐसे ही याद रखना। नाकाम, दैट इज सोडियम कोशिश। कोबाल्ट, सिलिकॉन, सेलेनियम, 4 एलिमेंट हैं जिनकी कोशिश नाकाम हुई। मैं सोडियम को लिखता हूं नाकाम, और ये क्या? कोशिश। अब इसे कोशिशें मत पढ़ना, बोल लो नाकाम कोशिशें। ओके, ये भी चल सकता है, चल सकता है। तो नाकाम में ये कौन है? सोडियम। ये कौन है? कोबाल्ट। सोडियम, ये कौन है? कोबाल्ट। सिलिकॉन एंड सेलेनियम, दीज आर द मिनरल एलिमेंट जिनको इसेंशियल नहीं मानते पर बेनिफिशियल मानते हैं। तो कभी अगर इनका फॉर्मूला याद करना हो तो कैसे याद करोगे? इन्होंने भी इसेंशियल बनने की कोशिश की, लेकिन इनकी कोशिश नाकाम। इट इज नोन एज नाकाम कोशिश। व्हाट इज नाकाम? सोडियम। व्हाट इज नाकाम? सोडियम। व्हाट इज कोशिशें? कोबाल्ट, सिलिकॉन, सेलेनियम। तो ये बेनिफिशियल एलिमेंट है, याद रखना। इन्हीं बेनिफिशियल एलिमेंट में एक समय निकिल भी था, सुन लो। कौन था? और उस समय पर इसेंशियल एलिमेंट 16 हुआ करते थे। कितने? 16। आज कितने हुए? तो निकिल को बेनिफिशियल से उठाकर इसेंशियल में डाला गया, क्योंकि ये माना गया निकिल कुछ हद तक इसेंशियलिटी के क्राइटेरिया फॉलो करता है। तो मोस्ट रीसेंट एलिमेंट विच इज इसेंशियल, निकिल। मोस्ट रीसेंट इसेंशियल एलिमेंट जिसको अभी अभी डाला गया है, इट इज निकिल। तो कहते हैं भविष्य में अगर कोई एक और इसेंशियल एलिमेंट जोड़ा गया तो वो किस लिस्ट से जोड़ा जाएगा? इसी लिस्ट से। बोलो कौन? सोडियम, कोबाल्ट, सिलिकॉन, सेलेनियम। अगर कोई भविष्य में कोई इसेंशियल एलिमेंट आया और कल को पता चला सर अब 18 हो गए, कितने हो गए? 18, तो चांसेस हैं कि वो बेनिफिशियल से है। हमेशा बेनिफिशियल से आएगा ये जरूरी नहीं, चांसेस हैं कि वो कहां से आएगा? बेनिफिट। क्योंकि बेनिफिशियल एलिमेंट ऐसे एलिमेंट हैं जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं, लेकिन क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी को फॉलो नहीं। तो इतनी दूर में बहुत सारे निमोनिक्स हो गए। क्या सारे निमोनिक्स आपको याद है? कौन पी के? मग से का, काफी नहीं का, फेकू, मंजन, माली, बोरो, निकिल। फिर इनका फंक्शनल क्लासिफिकेशन हो गया, और उसका फॉर्मूला बी फॉर बायोमॉलिक्यूल, ई फॉर एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड, ई फॉर एंजाइम, एस फॉर सॉल्यूट कंसंट्रेशन। हाँ, क्या ये सॉल्यूट कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं? अच्छा बताओ, सबके एग्जाम्पल याद हैं? बी में है कॉन्स, एनर्जी में फास्फोरस, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन।
हट गया। एंजाइम में मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, याद रहेगा, और सॉल्यूट कंसेंट में पोटेशियम। फिर एक बेनिफिशियल ग्रुप आया, नाकापोसिस, सोडियम, कोबाल्ट, सिलिकॉन, सेलेनियम। ना 17 के 17 एलिमेंट के ऑल एलिमेंट का काम हमें देखना, ऑल द 17 एलिमेंट्स, इनके फंक्शंस को डिटेल में देखना है। बुक में लिखा है रोल ऑफ, क्या लिखा है? रोल्स ऑफ इसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स। अरे रोल्स में क्या लिखोगे? जो फंक्शन है वही रोल है? नहीं, अब हमें हर एलिमेंट को पढ़ना है। कितने एलिमेंट? 17। 17 के 17 एलिमेंट को एक एक करके पढ़ना है। अभी नहीं समझ में आ रहा, किसी को समझ में नहीं आ रहा, अभी कहाँ पढ़ाएगा? अच्छा होता। अरे रोल का मतलब फंक्शन, वही फंक्शन है। बुक में एक दो फंक्शन और ऐड कर दिए। पोएम बी, देखो बहुत सारे मिनरल परमिएबिलिटी को मेंटेन करेंगे, पी फॉर परमिएबिलिटी। बहुत सारे मिनरल ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को मेंटेन करेंगे। बहुत सारे मिनरल एंजाइम एक्टिविटी में हेल्प करेंगे, और बहुत सारे मिनरल ईटीएस बनाएंगे। व्हाट इज ईटीएस? बहुत सारे मिनरल मैक्रोमॉलिक्यूल बनाएंगे। अब कहेंगे व्हाट इज मैक्रोमॉलिक्यूल? पढ़ाया था। बायोमॉलिक्यूल बनाएंगे, और बहुत सारे मिनरल बफरिंग एक्टिविटी में हेल्प करेंगे। बफरिंग एक्टिविटी, बफरिंग एक्टिविटी को मेंटेन करते वक्त वो कैटायन और एनायन को भी बैलेंस करेंगे। तो केवल वो 4 ही काम नहीं थे 20 में। बी फॉर बायोमॉलिक्यूल, ई फॉर एंजाइम एक्टिविटी, ई फॉर एनर्जी रिलेटेड, एस फॉर सॉल्यूट। और भी काम हो सकते हैं, जैसे बोलो, और भी हो सकता है बफरिंग कैपेसिटी, और भी हो सकता है कैटायन एंड एनायन। तो बोलते हैं हर मिनरल एलिमेंट का अपना कुछ स्पेसिफिक रोल है, और वो लर्न करना पड़ेगा। और इनकी एक लिस्ट है। अब मुझे पक्का मालूम है मेरे बच्चे रुकने वाले नहीं हैं उस पूरी लिस्ट को बताते वक्त। बोलो, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, फास्फोरस, पोटेशियम, पीके, मैग्नीशियम, सल्फर, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, जिंक, मॉलिब्डेनम, बोरॉन, निकेल। ये सारे मिनरल एलिमेंट एक एक करके पढ़ने हैं। बुक कहती है 3 मत पढ़ो, 3, क्योंकि ये 3 मिनरल एलिमेंट आपको CO2 और H2O के फॉर्म में मिलते हैं, और ये फोटोसिंथेसिस में कमाल करते हैं। तो बताओ 17 में से 3 गए, कितने बचे? 14। 14 एलिमेंट में से 3 और इन्होंने हटा दिए हैं। 11 या 12 एलिमेंट है। इनमें से जो पहला एलिमेंट हमें पढ़ना है दैट इज नाइट्रोजन। अपनी बुक देखो कितने हैं? 13। बोलो कौन सा नहीं, पता लगाओ। नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है, कैल्शियम है, आयरन है, कॉपर है, मैग्नीज है, मॉलिब्डेनम है, बोरान है, क्लोरीन है, और कौन नहीं है? निकेल। निकेल का भी काम बुक में नहीं दिया गया। तो बताओ 17 में से 3 तो उन्होंने कहा मत पढ़ो, क्योंकि ये तीनों तुम्हें फोटोसिंथेसिस नाम के चैप्टर में पढ़ने हैं, और फोटोसिंथेसिस इस चैप्टर के बाद आएगा, तो डिटेल में फोटोसिंथेसिस पढ़ लेना। और एक अभी नया नया जुड़ा है, कौन? निकेल। पक्का? तो बताओ 17 में से गए 4, बचे कितने? 18। हाँ 13। ये 13 एलिमेंट एक एक करके आपकी बुक में लिखें, एक एक करके। सबसे पहले बुक तो देखो, फिर दिखाए। अब मैं इनको लिखने का तरीका बता रहा हूं। आज तक मैंने तुम्हें कोई होमवर्क नहीं दिया दिया है?
कभी नहीं दिया, आज देने जा रहा हूं। चलो हटाऊं, रुक जाए। अरे इसमें क्या है बेटा, हर एक मिनरल एलिमेंट का रोल अलग अलग है। पोएम बी, व्हाट इज पोएम बी? पी फॉर परमेबिलिटी, ऑस्मोटिक परसेप्शन। ईटीएस, एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड एंजाइम एक्टिविटी। ई फॉर सारा, फिर मैक्रो मॉलिक्यूल। बी फॉर बफरिंग कैपेसिटी, कैटायन एंड। बच्चों अपने अपने पेन साइड में रख के पहले सुनो, क्योंकि ये घर में आपको करना है। एक चार्ट आपको बनाना है जिसमें 4 कॉलम बनाने हैं। पहला कॉलम जिसमें लिखना है मिनरल का नाम, मिनरल। दूसरा कॉलम जहां पर आपको लिखना आयंस या फिर लिखना है एब्जॉर्ब्ड एज, कैसे एब्जॉर्ब होगा। फिर तीसरा कॉलम बनाना है जिसमें लिखने हैं फंक्शंस। फंक्शंस लिखते वक्त 20 वाला क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है। कौन सा वाला? 20 वाले में पहला फंक्शन लिखना है बायोमॉलिक्यूल का, फिर एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड का, एंजाइम एक्टिविटी का, सॉल्यूट कंसंट्रेशन। इसके बाद भी कुछ काम बचे रह जाएंगे, उस काम को लिखना है रिमार्क में। किसमें? रिमार्क। जैसे कैटायन एनायन बैलेंस, ईटीएस, ये सब किसमें लिखना है? तो बता रहा हूं आपको, ये पूरी लिस्ट बनानी है। ऐसे मैं हर एक लिस्ट बनवा सकता हूं, मैं सक्षम हूं, लेकिन मैं बना दूंगा, तुम लिख लोगे और फिर तुम कभी नहीं पढ़ोगे। इसलिए मैं इसको पूछ पूछ करके करता हूं। मैं 1-2 काम करके दिखाता हूं, वैसा काम आप कल करके लाएं। और ये मैं सोचना मैं बचता हूं, कल मैं चार्ट खुद पूरा करूंगा, मैं ही पूरा करूंगा, लेकिन एक एंड पर मैं हूंगा, एक एंड पर आप, बीच में। और कल की क्लास जो छोड़ेगा, परसों की क्लास में मैं उसे आने नहीं दूंगा। समझ रहे हो? सब कुछ हम ही नहीं करेंगे, कुछ आपको भी करना है। जैसे मेरे पास एक मिनरल आया, नाम है नाइट्रोजन। मैंने लिखा सर नाइट्रोजन, ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहता है N2, लेकिन जब ये एब्जॉर्ब होता है तो मेनली नाइट्रेट के फॉर्म में NO3-। नाइट्रेट के फॉर्म में मेनली एब्जॉर्ब होता है। इसके अलावा ये नाइट्राइट के फॉर्म में और अमोनियम आयन के फॉर्म में भी एब्जॉर्ब हो सकता है। चार्ट पूरा। जब भी मैं एग्जाम देने जाऊंगा, मुझे पूरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं देखूंगा नाइट्रोजन एब्जॉर्ब्ड एज नाइट्रेट मेनली, ऑल्सो एब्जॉर्ब्ड एज नाइट्राइट एंड अमोनियम। अब मैं आऊंगा फंक्शंस। फंक्शन लिखते वक्त लोग डरते हैं, मेरे बच्चे डरते नहीं। क्यों डरते नहीं? सुनना, उन्हें मालूम है बी लिखना है। बी मतलब बायोमॉलिक्यूल, और बायोमॉलिक्यूल है 4, 5 नहीं है। कार्बोहाइड्रेट में पॉलीसैकेराइड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड। पक्का? सर कार्बोहाइड्रेट नहीं बनाता है, कार्बोहाइड्रेट नहीं बनाता, लेकिन सर ये प्रोटीन बनाता है, खूब बनाता है। प्रोटीन नाइट्रोजन से ही बनती है, अगर नाइट्रोजन ना होता तो इस दुनिया में प्रोटीन ना होता। अब सुनना, प्रोटीन बनाता है तो अमीनो एसिड भी बनाता होगा। कौन से एसिड? अमीनो। हो गया? नहीं सर अभी नहीं हुआ। प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट नहीं बनाता। तीसरे पे आओ, न्यूक्लिक एसिड। सर न्यूक्लिक एसिड नहीं बनाता, लेकिन उसके नाइट्रोजन बेसिस बनाता है। लियो, नाइट्रोजन बेसिस नहीं याद है? बोलो कौन? प्यूरीन एंड pyrimidine। अगर नाइट्रोजन बेसिस बनाता है तो न्यूक्लियोटाइड भी बनाता होगा। यस और नो? न्यूक्लियोटाइड में आप लोगों ने पढ़ा होगा एडेनाइलिक एसिड, ग्वानिलिक एसिड। ठीक है, तो बताओ नाइट्रोजन बेसिस बनाया तो हो गया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। फैट में लेसाइथिन में नाइट्रोजन होता है। यस और नो? मैंने पढ़ाया आपको। तो कुछ नाइट्रोजन कंटेनिंग लिपिड होते हैं, अदरवाइज लिपिड को मत लिखो, लिपिड को बाईपास कर जाओ।
बाईपास कर जाओ, मान लो लिपिड नहीं बनाता, लेकिन कभी कोई स्पेशल लिपिड पूछा जाए बता पाओगे? बोलो। ठीक ऐसे ही नाइट्रोजन कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट भी होता है, नाम है काइटिन। फिर से बोलो, भूल गए? नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसैकेराइड। मैं अभी कुछ लोगों को सिखा रहा हूं कि सर चलो कार्बोहाइड्रेट मत लिखो, लिपिड मत लिखो, लेकिन ये तो लिखो। बोलो कौन? प्रोटीन, अमीनो एसिड, नाइट्रोजन बेस, न्यूक्लियोटाइड। इसके अलावा ये हार्मोन्स, इसके अलावा ये विटामिन्स बनाता है। विटामिन, अमीन का मतलब ही होता है नाइट्रोजन, विटामिन्स बनाता है, एटसेट्रा। बायोमॉलिक्यूल में तो इसकी लिस्ट बहुत है। नाइट्रोजन इज द मोस्ट इसेंशियल एलिमेंट आफ्टर कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा जरूरी है किसके बाद? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के बाद सबसे ज्यादा चौथा जरूरी एलिमेंट कौन सा है? नाइट्रोजन। इसके बिना प्रोटीन नहीं बनेगी, इसके बिना आपकी बॉडी में बहुत सारी एक्टिविटीज नहीं होंगी। प्लांट की बॉडी में क्लोरोफिल भी बनाता है, तो याद रखना। बी हो गया। इसके बाद ई, व्हाट इज ई? एनर्जी। यस, एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड में भी ये क्लोरोफिल बनाता है, क्लोरोफिल बनाता है। आपको लगेगा सर ये सब याद करना पड़ेगा, भैया है, याद करना पड़ेगा। तीसरा, एनर्जी के बाद होता है एंजाइम। एंजाइम एक्टिविटी में इसका कोई डायरेक्ट रोल नहीं है, और सॉल्यूट कंसंट्रेशन में ऐसी कोई हैवी कंसंट्रेशन मेंटेन करने का इसका नेचर नहीं। लेकिन हर सॉल्यूट ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बढ़ाता है, तो ये भी बढ़ा सकता है, लेकिन स्पेशल नहीं। दीज आर द मेन फंक्शन। बता पाओगे? और जिन लोगों ने रट्टा मारा होगा वो कभी नहीं बता पाएंगे। क्राइटेरिया यूज करना 20 का, इधर मत देखो तभी आएगा। क्राइटेरिया क्या यूज करो? 20 में बी फॉर। अब बायोमॉलिक्यूल में कितने? 4। पहला कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जनरली नहीं बनाता, स्पेशल कार्बोहाइड्रेट है काइटिन। नाग, नाग याद आया? नाग से काइटिन बनेगा। कार्बोहाइड्रेट घटा दो, प्रोटीन, अमीनो एसिड हो गया, न्यूक्लियोटाइड, नाइट्रोजन बेस, हार्मोन्स, विटामिन्स, याद रहेगा। इसके अलावा एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड में क्लोरोफिल। नाइट्रोजन ना होता तो क्लोरोफिल इस दुनिया में होती कि नहीं होती? नहीं। और एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड के बाद एंजाइम एक्टिविटी में कोई डायरेक्ट रोल, और सॉल्यूट कंसंट्रेशन में भी डायरेक्ट रोल नहीं। इतना पढ़ लिया। बचा रिमार्क। रिमार्क में लिखिए, हर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को इसकी जरूरत है। इट इज प्रेजेंट इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और ये कोई रटने की चीज नहीं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ पाए जाते हैं। आप बोल सकते हो एपिकल मेरिस्टम, लैटरल मेरिस्टम एंड बर्ड्स एंड यंग लीव्स। ये हुआ एक का काम, ये एक मिनरल एलिमेंट का काम मैं सिखा पाया आपको। और ऐसे लिस्ट में कितने हैं? 13। हाँ 13। कर पाओगे? हाँ सर करवाइए। मैं करवाऊंगा, मैं भाग नहीं रहा हूं, चिंता मत करो, मैं किसी भी चीज से भागूंगा नहीं। लेकिन मैं ऐसे लिखता जाऊंगा, तुम नोटबुक में उतारते जाओगे। किताब से उतारोगे तो कुछ दिमाग में जाएगा, तब उतरेगा कि सर हम तो किताब से भी ऐसे उल्टा सीधा उतार लेंगे। हमने ऐसे उल्टा उतारने का तरीका ही नहीं दिखाया कि तुम वही लिख लाओ। हमने तुम्हें बताया है इसे कितने कॉलम में बनाना है। 4। पहला मिनरल, दूसरा आयन, तीसरा फंक्शन। फंक्शन लिखते वक्त कुछ भी लिखो। क्या लिखो? 20। एक और करके दिखाते हैं। चलो अब बचे 13 से बचे 12 लिखने हैं। चलो 12 से करते हैं 11, दक्षिणा वाला काम करते हैं। चलो दूसरा लो, फास्फोरस। फास्फोरस एलिमेंटल फॉर्म में रहेगा P, लेकिन एब्जॉर्ब होते वक्त फास्फोरिक एसिड के सॉल्ट के रूप में एब्जॉर्ब होगा। बातें मत कर, इसको खड़ा करो। चलो कोने से दीवार में चपके बैठे हो। यस, आगे वाले खड़े रहे, पीछे वाले बैठ जाए। फास्फोरिक एसिड का फॉर्मूला बिल्कुल शांत। बताओ कौन सा फास्फोरिक एसिड इसमें से? एकदम ध्यान से। H2CO3, H2SO4, HCl, इसमें से कौन सा फास्फोरिक एसिड? H2CO3, H2SO4। गुड, हमारे कैटेगरी के हो गुरु। कह रहा है H2SO4 इज फास्फोरिक एसिड। नाम बताओ अपना। सुनील तो नहीं ना? मैं
रिजवान, तो रिजवान बाबू ऐसा कोई उधार में बैठे हो आप? अब आए हो तो पढ़ ही लो, क्या 2 घंटे टेंशन लेकर इधर उधर देखना, पढ़ ही लो। इनमें से कोई फास्फोरिक एसिड नहीं है। इट इज H3PO4। इसको कई बार मैंने पहले भी लिखा है, P डबल बॉन्ड O OH OH OH। ये अल्कोहल है कि एसिडिक? ये हाइड्रोजन कितनी जगह से निकल सकता है? 3। बेसिसिटी कितनी है? 3। अगर हाइड्रोजन निकालोगे सॉल्ट बनेगा, इसे बोलेंगे फॉस्फेट सॉल्ट, H2PO4। बोलो क्या? 1-। अगर एक और H निकाल दो, HPO4 2-। ये भी निकाल दो, PO4 3-। यह इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। बोलो क्या? इसी को मैं लिखने जा रहा हूं दूसरे फॉर्म में। इट इज एब्जॉर्ब्ड एज H2PO4 1-, HPO4 2-, और या फिर PO4 3-। और इस फॉर्म में लीस्ट एब्जॉर्प्शन है, एनसीईआरटी तो लिखती भी नहीं है। तो फास्फोरस ज्यादातर समय फास्फोरिक एसिड के सॉल्ट के रूप में एब्जॉर्ब होता है। बैठो। एंड दीज साल्ट ऑफ फास्फोरिक एसिड आर नोन एज फॉस्फेट, और इनके अपने नाम है। इट इज नोन एज डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट। बोलो मेरे साथ, इट इज मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट, इट इज फॉस्फेट। और कुछ भी भूल जाना तो इतना याद रखना, फास्फोरस एब्जॉर्ब्ड एज फॉस्फेट, जिसमें से PO4 3- वाला मैक्सिमम की लीस्ट सबसे बढ़िया एब्जॉर्प्शन, H2PO4 1-, दूसरा HPO4 2-। अपनी बुक ही देख लो, दिया है PO4 3- दिया कि नहीं दिया? नहीं दिया, नहीं दिया। ये तो सुनील सर ने जबरदस्ती लिख दिया, और इसी के आगे लिख दिया लीस्ट। सब लर्न करने। नाउ फंक्शन, और फंक्शन में कुछ भी लिख देंगे सब। पढ़ाना सिखा रहा हूं, आप लिखना सीखो। फंक्शन में पहला कौन? बी मतलब आइए बायोमॉलिक्यूल ऐसे चालू हो जाए। 4 हैं, कार्बोहाइड्रेट नहीं बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट नहीं बनाएगा। प्रोटीन, यस सम प्रोटीन, वेरी लिटिल सम। कुछ प्रोटीन में फास्फोरस होता है। इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड, बेटा इसके बिना पॉसिबल ही नहीं है। न्यूक्लिक एसिड बनना इसके बिना पॉसिबल नहीं है। न्यूक्लिक एसिड के न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट याद है? पेंटोज सुगर, नाइट्रोजन बेस, फॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड के न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड बनाता है। इसके अलावा लिपिड में फॉस्फोलिपिड बनाता है। और फॉस्फोलिपिड कहां पाया जाता है? मेम्ब्रेन में। भूल गए बेवकूफ को? सिंगर निकोलसन याद है? और इन्होंने बताया था फ्लूइड मोज़ेक प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इसकी मौजूदगी इसी बात की वजह से होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 2 ही चीजें, एक प्रोटीन और दूसरा लिपिड। इसीलिए बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एज अ फॉस्फोलिपिड पाया जाता है। मुझे रट्टा मारने की जरूरत नहीं। कार्बोहाइड्रेट नहीं बनाता, प्रोटीन बनाता है, न्यूक्लिक एसिड बनाता है, लिपिड भी बनाता है। नॉर्मल लिपिड की फॉस्फोलिपिड, बी निपट गया। एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड में ये एटीपी बनाता है। क्या बनाता है? एटीपी। एटीपी बनाते वक्त ये एडीपी पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जोड़ता, आईपी मतलब, और एटीपी बनती हैं। एटीपी का बनना इट इज नोन एज फास्फोराइलेशन। भाइयों बहनों, फास्फोराइलेशन बिना फास्फोरस के पॉसिबल नहीं है। कभी कोई पूछे व्हाट इज फास्फोराइलेशन, बता ही नहीं पाएंगे। बताएंगे? फॉर्मेशन ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। यही शब्द बोलो, मेरे साथ बोलो। फॉर्मेशन ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक, इट इज नोन एज फास्फोराइलेशन। तो क्या फास्फोरस फास्फोराइलेशन करता है? यस। बी हो गया, ई हो गया। एंजाइम एक्टिविटी में कोई डायरेक्ट रोल
और सॉल्यूट कंसंट्रेशन में भी डायरेक्ट रोल नहीं। अब बचा रिमार्क, लिख दो रिमार्क। ये भैया भी सेल वॉल में भी पाए जाते हैं, ये भैया सेल डिवीजन जहां चल रहा होगा वहां मिलेंगे, वहां मिलेंगे। और सेल डिवीजन चलता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। अब लिखने की जरूरत नहीं है कि ये बड में मिलेगा, लिखने की जरूरत नहीं है कि ये एपिकल टिश्यू में मिलेगा, लिखने की जरूरत नहीं है कि ये लेटरल टिश्यू में मिलेगा। हर उस जगह जहां एनर्जी की जरूरत है। किसकी जरूरत है? क्योंकि एनर्जी इसके बिना पॉसिबल नहीं है। एनर्जी मतलब एनर्जी करेंसी, एनर्जी करेंसी इज एटीपी। हर उस जगह जहां पर एनर्जी की जरूरत है फास्फोरस वहां पर यूज होगा। सर 2 एलिमेंट लिख दिए, लिखने थे 13, बचे कितने? 11। आइए एक और लिखते हैं, 10 देंगे तुमको लिखने के लिए। इट इज नोन एज पोटेशियम। पोटेशियम एब्जॉर्ब एज कैटायन K+, फंक्शन यस। आपकी बुक में देखो ये क्या बनाने में हेल्प कर रहा, डायरेक्ट हेल्प नहीं कर रहा, इनडायरेक्ट। देखो तो कार्बोहाइड्रेट बनाने में हेल्प कर रहा कि नहीं? नहीं। प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है, प्रोटीन बनाता नहीं है। हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस। तो भैया बायोमॉलिक्यूल में बस इतना ही रोल है इनका। इसके अलावा बहुत सारे एंजाइम की एक्टिविटी में भी हेल्प करते हैं। एंजाइम एक्टिविटी में बहुत सारी हेल्प करते हैं, दिए नहीं गए इसलिए हम पढ़ाएंगे नहीं। देयर आर सो मैनी एंजाइम जिनकी एक्टिविटी में पोटेशियम हेल्प करते हैं। एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड में कोई डायरेक्ट रोल नहीं है तो मैं हटा देता हूं, लेकिन सॉल्यूट कंसंट्रेशन में रोल ही रोल है। याद है? बोलो यस। पोटेशियम मैलेट हाइपोथेसिस। अब मैं कुछ काम लिखूंगा, आपको अजीब लगेंगे, लेकिन पोटेशियम की इसी हाइपोथेसिस से हमने जाना कि ये स्टोमेटा में ओपन करने में हेल्प करेंगे। सॉल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, और सॉल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ा तो एक्सोऑस्मोसिस के एंडोऑस्मोसिस पता नहीं। सॉल्यूट कंसंट्रेशन सेल के अंदर बढ़ा तो पानी अंदर आएगा कि बाहर? अंदर। और अंदर आया तो टर्जिडिटी घटेगी, बढ़ी बढ़ी। ये टर्जिडिटी भी बढ़ाते हैं। रिमार्क, एपिकल मेरिस्टम, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में पाए जाते हैं। बस अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में मैं लिस्ट क्या बना दूं? बताओ। बड में मिलेंगे, एपिकल मेरिस्टम में मिलेंगे, लैटरल मेरिस्टम में मिलेंगे? नो सर, अभी नहीं आया। देखो बेटा, मैंने आपको बताया कि 17 एलिमेंट में बुक ने 3 नहीं पढ़ा है। कौन कौन? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। मैक्रो में 3 नहीं पढ़ा है, माइक्रो में 1 नहीं पढ़ा है, निकेल। टोटल कितने नहीं पढ़ा है? 4 वो निपट गए, 13 बचे, और 13 में से 3 मैंने पढ़ा दिए। कैसे लिखना है ये कराया। ऐसा नहीं कि सर अपना काम नहीं करना चाहते, मैं वो भी लिख दूंगा। मुझे क्या, मैं तो कई सालों से पढ़ा ही रहा हूं। लेकिन ये तुम्हारे कितने दिमाग में है, अभी इन 3 के बारे में पूछ लेते हैं। मम्मी का समय किसी ने बुक देखा, नोटबुक देखा, बोर्ड देख सकते हो। अगर तुम 3 में से तीनों के एग्जाम्पल सही बता गए तो मैं जान जाऊंगा। बोलो पहला एलिमेंट दिखाई पड़ रहा है? एब्जॉर्ब एज फॉस्फेट, नाइट्रेट, NO3- नाइट्राइट, अमोनियम। फंक्शन याद है? कार्बोहाइड्रेट में काइटिन, पक्का? प्रोटीन, अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड और विटामिन्स, हार्मोन, नाइट्रोजन बेस। पक्का? फंक्शन हो गए। एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल है? अच्छा बताओ, सॉल्यूट कंसंट्रेशन में रोल, एंजाइम एक्टिविटी में रोल, और रिमार्क में एपिकल मेरिस्टेम। एक बार करने के बाद करते वक्त मुश्किल लगता है, मैं बता रहा हूं। कर लिया तो मुश्किल नहीं है।
मैंने नाइट्रोजन लिखा, अब आपको मुश्किल नहीं लग रहा नाइट्रोजन। पहले नाइट्रोजन डायरेक्ट पढ़ते तो मुश्किल लगता। अब बताओ, फास्फोरस H2PO4 1 minus HPO4 2 minus PO4 3 minus, which one is least? पक्का हो गया, 2 कॉलम निपट गए। तीसरा फंक्शन, क्या ये कार्बोहाइड्रेट बनाता है? नहीं। प्रोटीन, सम प्रोटीन। पक्का। क्या ये लिपिड बनाता है? यस, फॉस्फोलिपिड, और इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है। पक्का। न्यूक्लिक एसिड में इसका रोल है और एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड में भी रोल है। क्या बनाता है? एटीपी। एटीपी बनाते वक्त ये करता है फास्फोराइलेशन। व्हाट इज फास्फोराइलेशन? फॉर्मेशन ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। नहीं आया? निपटाया? और रिमार्क लगभग एक जैसे। आगे बढ़ो, तीसरा नंबर, पोटेशियम। पोटेशियम एब्जॉर्ब एज K+। पोटेशियम कैटायन, एनायन के कैटायन, कैटायन। तुमको मैं बता दूं, जिसने आयन ही लिख लिया तो एक क्वेश्चन आयन का ही आ जाता है, कौन कैसे एब्जॉर्ब होता है। फंक्शन से ही ज्यादातर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, पोटेशियम के फंक्शन, कार्बोहाइड्रेट बनाने में ज्यादा रोल, प्रोटीन सिंथेसिस में इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट, क्योंकि एंजाइम एक्टिविटी करता है तो एंजाइम प्रोटीन को बनाने में हेल्प करते हैं। यस और नो? और इसके अलावा एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड में कोई रोल नहीं है, एंजाइम एक्टिविटी में रोल है, और सॉल्यूट कंसंट्रेशन से तो इन्हें जाना ही जाता है। पोटेशियम मैलेट हाइपोथेसिस, स्टोमेटा ओपनिंग में, टर्जिडिटी घटाने में कि बढ़ाने में? बढ़ाने। पक्का। देखो कैटायन एनायन बैलेंस लिखा है क्या? यस, दे हेल्प इन द कैटायन एनायन बैलेंस। तो रिमार्क में 2 चीजें लिखनी है। रिमार्क में क्या? एक तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा कैटायन एनायन बैलेंस। क्या आप लोग 10 एलिमेंट लिख पाएंगे? मुझसे प्रॉमिस करने के पहले 10 बार सोचना, क्योंकि कल बिना, चाहे मेरी पूरी क्लास चली जाए, मैं एक एक कॉपी में जा करके देखता हूँ, झांकता हूँ। ये जो लोग मुझसे पढ़ चुके हैं वो जानते हैं। इनको लगता हो कि मैं तो बीच में बैठ जाऊंगा या बैठ जाऊंगी, मेरी कॉपी नहीं पहुंचेंगे। मैं हर एक कॉपी ऊपर रख करके देखता हूँ, चाहे मुझे आधा घंटा लगे चाहे 1 घंटा। काम करके आओगे? ये काम तुमसे कराना इसलिए जरूरी है क्योंकि मैं लिख दूंगा तुम्हें नहीं आएगा। आप लिखोगे तो खुद खोद खोद के लिखोगे और खुद उसे समझोगे। कितने रिमार्क कॉलम है? 4। पहला मिनरल, पहला कॉलम कौन सा है? मिनरल, नाम है। दूसरा एब्जॉर्ब है, दैट इज आयन। तीसरा फंक्शन, फंक्शन कुछ भी 20, और बचे हुए फंक्शन रिमार्क। रिमार्क है? यस। अगर मैं ये मान लूं कि तुम ये रोल लिख पाओगे, तो मैं मान लेता हूं कि तुम 13 के 13 एलिमेंट लिख पाओगे, जिसमें 3 सुनील सर ने लिखवा दिए, तो बाकी बचे कितने? 10 लिख पाओगे? अगला टॉपिक बताओ क्या लिखा है। So next topic is deficiency symptom of essential mineral element. Deficiency symptoms of essential mineral elements. Elements. So here we are going to study about the deficiency symptom of essential mineral elements. पेन साइड में रख दो, क्योंकि इन डेफिनेशन को समझना 15 से 20 मिनट तक आफत हो जाती। कई बार समझाते समझाते मैं थक जाता हूं। एक प्लांट है, इस प्लांट में ग्रोथ हो रही है, रूट की ग्रोथ हो रही है, स्टेम की ग्रोथ हो रही है, लीफ की ग्रोथ हो रही है, और मैं इन तीनों स्ट्रक्चर की मैक्सिमम ग्रोथ चाहता हूं। मैं चाहता हूं ये पौधा मैक्सिमम ग्रो करे, जितना ग्रो कर सकता है मैक्सिमम ग्रोथ करे, क्वांटिटी में भी क्वालिटी में भी। बात करना बंद करो।
अब जब ये ग्रोथ करता है तो इसे मिनरल चाहिए, और ये मिनरल सॉइल से मांगता है। पिछला चैप्टर याद करो, मैंने सॉइल से मिनरल आपको अपटेक पढ़ाया था, याद है? तो सॉइल में मिनरल प्रेजेंट है, और ये जो सॉइल में मिनरल प्रेजेंट है, इनकी एक कंसंट्रेशन, ऐसा तो है नहीं कि यहां भंडार है। कभी कभी ये मिनरल की कंसंट्रेशन कम होती है, तो अगर सॉइल में मिनरल कम तो पौधे में ज्यादा पहुंचेगा, कम पहुंचेगा तो पौधे की ग्रोथ वही रहेगी कि कम हो जाएगी। इसका मतलब सॉइल में मिनरल की कंसंट्रेशन ना कम होनी चाहिए, ना कम होनी चाहिए, ना ज्यादा। तो फिर क्या होनी चाहिए? होनी चाहिए ऑप्टिमम। तो एक डेफिनेशन आती है ऑप्टिमम कंसंट्रेशन। मैंने कहा पेन मत यूज करो, पर आप मानोगे नहीं, ठीक है, आपकी मर्जी। फिर से सुन लो, पौधे मिनरल्स की जरूरत अपनी सॉइल से पूरा करते हैं। सॉइल में मिनरल कभी कभी ज्यादा, कभी कभी कम। मुझे ज्यादा कम से लेना देना नहीं है, मुझे तो लगता है मिनरल उतना पहुंचे जिससे मेरे पौधे की ग्रोथ मैक्सिमम। मिनरल ज्यादा हो गया तब भी ग्रोथ खराब हो जाएगी, और मिनरल कम हो गया तब भी ग्रोथ खराब हो जाएगी। तो मुझे मिनरल ना तो चाहिए कम, तो मुझे मिनरल चाहिए एक ऑप्टिमम कंसंट्रेशन में। तो कुछ लोग बोलते हैं तुम कैसे जानोगे कि ऑप्टिमम कंसंट्रेशन क्या है? तो मैं बोलूंगा ऑप्टिमम कंसंट्रेशन कोई एक कंसंट्रेशन नहीं है, इट इज अ रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, रेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इसेंशियल मिनरल एलिमेंट, इसेंशियल मिनरल एलिमेंट। अब इसे समझना है, व्हाट इज रेंज। मैंने कह दिया एक मिनरल है ए, मैं नहीं जानता ये पोटेशियम है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, क्या, आई डोंट। और मैंने कहा कि इसकी जो ऑप्टिमम कंसंट्रेशन है वो है 20 से लेकर के 25 मिलीमोल। किससे? तो 20 से 25 के बीच में क्या क्या आया, जोड़ो भाई। 20 आया, 21 आया, 22 आया, 23 आया, 24 आया, 25। तो 20 से लेकर 25 तक कोई भी मिलीमोल होगा, उस मिलीमोल ऑफ कंसंट्रेशन में पौधे की ग्रोथ कैसी होनी चाहिए? मैक्सिमम। तो डेफिनेशन आती है द रेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इसेंशियल मिनरल एलिमेंट at which plant shows मिनिमम ग्रोथ की मैक्सिमम ग्रोथ, मैक्सिमम ग्रोथ। अब सुनना, मैं अगर बच्चों को सिखाऊं तो ये बात गलत कर देंगे, वो कहेंगे सर 20 से ज्यादा 21 है, 21 करने पर ग्रोथ और बढ़ जानी चाहिए। नहीं, जितनी ग्रोथ उतनी 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 उतने, क्योंकि ये ग्रोथ मिनिमम है कि मैक्सिमम? मैक्सिमम। अगर मुझे 20 मिलीमोल मिल रहा तो ग्रोथ मिनिमम की मैक्सिमम? मैक्सिमम। 23 मिल रहा, 25 मिल रहा था, लेकिन अगर 19 मिला तो ग्रोथ मैक्सिमम नहीं। क्या होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन ग्रोथ मैक्सिमम। और अगर 26 मिला तो भी ग्रोथ मैक्सिमम नहीं हो। इसका मतलब 20 से लेकर 25 की जो बीच की कंसंट्रेशन है, वो कंसंट्रेशन क्या कहलाएगी? ऑप्टिमम। नाउ टेल मी व्हाट इज ऑप्टिमम कंसंट्रेशन? इट इज अ रेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इसेंशियल मिनरल एलिमेंट एट विच प्लांट शो मैक्सिमम ग्रोथ। मिनिमम की मैक्सिमम? मैक्सिमम। और रेंज ऑफ कंसंट्रेशन की खूबी ये होती है कि इसकी एक अपर बाउंड्री होती है, एक लोअर। जैसे ये रहा 20 और ये रहा 25। 20 से कम हुआ तो बेटा डेफिशिएंसी, बोलो क्या हो जाएगी? और 20 से 25 से ज्यादा हुआ तो टॉक्सिसिटी। तो ना हमें चाहिए डेफिशिएंसी, ना तो चाहिए टॉक्सिसिटी। फिर से एक बार बोलो, व्हाट इज ऑप्टिमम कंसंट्रेशन? इट इज अ रेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इसेंशियल मिनरल एलिमेंट एट विच प्लांट शो मैक्सिमम ग्रोथ, दैट कंसंट्रेशन इज नोन एज ऑप्टिमम। और ये एक कंसंट्रेशन है कि रेंज?
और रेंज की खूबी क्या है कि इसकी एक लोअर बाउंड्री और एक अपर, यानी 20 भी बेटा कैसा है, 20 भी कैसा है ऑप्टिमम, 25 भी कैसा है ऑप्टिमम, लेकिन 20 के नीचे और 25 के ऊपर। इनमें से जो नीचे वाली बाउंड्री है, ध्यान से सुनो क्योंकि ये डेफिनेशन में लिखी गई है, जो नीचे वाली बाउंड्री है दिस इट इज नोन एज क्रिटिकल कंसंट्रेशन। अब ध्यान सुनना, 20 एक ऑप्टिमम कंसंट्रेशन भी है और क्रिटिकल कंसंट्रेशन भी है। 21 एक ऑप्टिमम कंसंट्रेशन है लेकिन क्रिटिकल, 22 एक ऑप्टिमम कंसंट्रेशन है लेकिन क्रिटिकल कंसंट्रेशन वो कंसंट्रेशन है कि अगर इससे कम लिया तो ग्रोथ मैक्सिमम नहीं आया। फिर से, क्रिटिकल कंसंट्रेशन इज अ रेंज ऑफ कंसंट्रेशन की पिन पॉइंट। तो क्रिटिकल कंसंट्रेशन इज द कंसंट्रेशन ऑफ इसेंशियल मिनरल एलिमेंट, concentration of essential mineral element below which if taken, अगर इतना हुआ, ये लिया गया, plant show retardation in growth, plant shows maximum growth की retardation इन ग्रोथ। और जो मैं लिखा रहा हूं आप किसी भी भाषा में मुझे बता दीजिएगा, पर चाहिए यही। कोई पूछे व्हाट इज क्रिटिकल कंसंट्रेशन, तो क्रिटिकल कंसंट्रेशन ऊ कंसंट्रेशन बा, उससे कम अगर लिया तो पौधे की ग्रोथ मैक्सिमम नहीं होगी, तो पौधे की ग्रोथ में कमी आ जाए। मैंने अंग्रेजी बोली, पर क्या आप मैसेज पहुंचा? बिटिया सो गई का? सर दर्द हो रहा है? ऐसा तुम समझ नहीं सकते, तुम्हारे घर में तुम्हारी छोटी बहन के साथ भी हो सकता है, और तब तुम ऐसे हल्ला मचाओगे। खाना बनाते बनाते कभी कभी मम्मी का भी सर दर्द करने लगता, तुम हल्ला मचा, ओ खाना नहीं मिला, ओ मम्मा कह रही कौन, कहां पढ़े लिखे हो? फिर मम्मा बेलन से ही खाली नहीं मारती है, बेलन चिमटा, और कुछ ना मिला तो रिलेटिव वेलोसिटी वहां पता चलती है कि मैं तेज भागा लेकिन चप्पल मुझसे तेज भागी, एंड दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी। बच्चों, रिलेटिव वेलोसिटी समझते हो? जब दोनों लोग एक ही तरफ जा रहे हो तो वेलोसिटी घटेगी कि बढ़ेगी, और दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। रिलेटिव वेलोसिटी में भी कई बार घटने के बावजूद भी थप्पड़ पड़ता चटाक, ये कैसे? कोलिजन, परफेक्ट कोलिजन। अरे भैया, मेरे प्यारे बच्चों, सोना बाबू, मैंने बोला व्हाट इज क्रिटिकल कंसंट्रेशन, बताओगे? व्हाट इज क्रिटिकल? इट इज अ concentration of essential mineral element below which if taken plant show retardation in growth। पक्का? अच्छा बताओ, 20 से लेकर के 25 तक में which one is critical? 20। 21 क्रिटिकल, 22, 23, 24 ये सब क्रिटिकल। अगर क्रिटिकल कंसंट्रेशन से नीचे लिया तो पौधे की ग्रोथ बढ़ेगी, कम हो जाए? कम। और इसीलिए एक तीसरी डेफिनेशन बनती है डेफिशिएंसी। हे भगवान, नाउ व्हाट इज डेफिशिएंसी? एनी कंसंट्रेशन बिलो द क्रिटिकल कंसंट्रेशन इज नोन एज डेफिशिएंसी। 19 क्या है? 18 क्या है? 17 क्या है? 0 क्या है? डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी का मतलब एब्सेंस नहीं होता, कमी होता है। मतलब यह है कि हो सकता है मिनरल ना हो तब भी डेफिशिएंसी, और मिनरल हो लेकिन क्रिटिकल कंसंट्रेशन। बोले सर पोटेशियम है ही नहीं, है लेकिन क्रिटिकल कंसंट्रेशन से कम है।
बताओ इस केस में 19 क्या है? 17, 10, 5, 0, anything below the critical concentration, any concentration below the critical concentration, okay, any concentration below the critical concentration, critical concentration is known as deficiency. तो भैया पहले ही बोल दिया था कि अगर क्रिटिकल कंसंट्रेशन से लिया तो ग्रोथ क्या होगी? रिटार्ड। और अगर ग्रोथ का रिटार्डेशन हुआ भाइयों बहनों, तो बताओ ग्रोथ का रिटार्डेशन हुआ तो क्या सिम्टम्स पैदा होंगे? बताओ डिफेक्ट पैदा होंगे, और ये डिफेक्ट होंगे मार्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल। इन्हीं डिफेक्ट का नाम है डेफिशिएंसी सिम्टम। वो लिखने बाकी, हटा दें सर, अभी लिखा नहीं, लिखने की जरूरत है। हाँ लिख लिख लिख, तुम्हारी जो मर्जी है कर, हमारी फोटो ना है, ध्यान रखें। हट, ये सब कुछ नहीं होता बेटा, यहां नहीं छपा ना, यहां नहीं छपा तो इसका कुछ ना कर पाओगे। वो भी क्रिटिकल है, लेकिन वो टॉक्सिसिटी के लिए क्रिटिकल है। अभी मैं डिफिशियंसी के लिए पढ़ा। ओके बेटा, असली फोटो मेरे बच्चे ऐसे खींचते, कैसे? ऐसे। अब मैंने कहा मेरे बच्चों के दिमाग में फोटो है, बोले नहीं है सर। मैंने कहा है। किसने खींची? सुनील सर ने। बेटिया ज्यादा तकलीफ हो चले जाओ, यहां बैठने का कोई मतलब नहीं होता, जाओ। पता टीचर के इज्जत के चक्कर में बच्चा बैठा रहता है, अब आधा घंटा बैठा रहेगा, पढ़ेगा भी नहीं। और मैंने तो हमेशा कहा है कि जब पढ़ने में मन, चुपचाप किताब उठाओ और किसी को डिस्टर्ब और निकल लो, क्योंकि हम तो 1:30 बजे तक पढ़ेंगे और तुम पढ़ियो। और कल जब तुम ऐसे भाग गए तो कल आइयो, और जब तुम लौट के आइयो तो डंडा, क्योंकि हम पूछबे और तुम बताइयो और गलत बताइयो तो मार खाइयो। गुड, आज मैंने पूरा कर दिया, आज मैंने पूरा किया। इट इज मैथिली और अवधी, अवधी। उसके पहले भोजपुरी, अच्छा भोजपुरी भी सीख रहा हूँ, अवधी भी सीख रहा हूँ। अवधी में काफी सूख गया। और ये एक इधर उन्नाव वाली भी बहुत है, बहुत बढ़िया लगती है हमको। चले जाओ चुप्पा नहीं तो कोई है उन्नाव का? हाँ, कनपट्टी वाला। और कनपुरिया का भैया 2 ठो कंटाप देंगे। ओके, तो क्या मैंने इतनी देर तक तुम्हें भुलाने की कोशिश की, तुम भूल गए? याद है? फोटो है? वाह मेरे बच्चों, शेर, शाबाश। बताओ क्या तुम्हें ऑप्टिमम कंसंट्रेशन याद है? बिटिया इधर नहीं देखना, मम्मी का समय डर गई। व्हाट इज ऑप्टिमम कंसंट्रेशन? रेंज ऑफ कंसंट्रेशन एट विच प्लांट शो मैक्सिमम। पक्का? रेंज में एक लोअर बाउंड्री और एक अपर बाउंड्री। पक्का? उन दोनों के, उनके बीच में कुछ भी लो, ग्रोथ मिनिमम की मैक्सिमम नहीं। 20 से 21 लोगों की ग्रोथ बढ़ जाएगी, 21 से 22 लोगों की बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। यानी रेंज आप पे कुछ भी लो, मैक्सिमम ग्रोथ है। एक डेफिनेशन पूरी, 3 पूरी करनी है, एक पूरी हो गई। दूसरी, क्रिटिकल कंसंट्रेशन। इट इज अ कंसंट्रेशन ऑफ इसेंशियल मिनरल एलिमेंट बिलो विच इफ टेकन प्लांट शो रिटार्डेशन। ग्रोथ बढ़ेगी कि कम हो जाएगी? बढ़िया कि कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। अच्छा, तीसरी बात, डेफिशिएंसी। एनी कंसंट्रेशन बिलो द क्रिटिकल कंसंट्रेशन, इट इज नोन एज डेफिशिएंसी। पक्का? और नाउ डेफिशिएंसी की बात अब मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूं, डेफिशिएंसी सिम्टम्स। डेफिशिएंसी सिम्टम्स। अब किसी ने कहा कि मिनरल एलिमेंट सर सॉइल में है ही नहीं,
तो सर सॉइल में नहीं है तो बताओ रूट में आएगा कि नहीं आएगा, और ग्रोथ अच्छी होगी कि नहीं होगी। पत्तियां पीली पड़ने लगी, बताओ पत्तियां पीली पड़ने लगी तो ये एनाटॉमी में चेंज की मार्फोलॉजी। तो डेफिशिएंसी सिम्टम आर द सिम्टम, दे आर द मार्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल, मार्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस appear in plant due to retardation in growth। ग्रोथ कम होने की वजह से पौधों में जो भी मार्फोलॉजी में बदलाव आएंगे, फिजियोलॉजी में बदलाव आएंगे, उन सारे सिम्टम्स को हम लोग डेफिशिएंसी सिम्टम बोलेंगे। जैसे मैं कहूं पौधा छोटा हो गया, डेफिशिएंसी सिम्टम। पत्तियां पीली पड़ गई, टिश्यू मरने लगे, डेफिशिएंसी से। तो किसमें बदलाव आएगा, या तो मार्फोलॉजी या तो। 4 डेफिनेशन हो गई। क्या ये चारों डेफिनेशन एक बार में बता पाओगे? मैं चौथी पूछ लेता हूं, बता पाओगे? व्हाट इज डेफिशिएंसी सिम्टम? मार्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंज आकर ड्यू टू रिटार्डेशन। ग्रोथ रिटार्ड क्यों हुई? क्योंकि पौधे में क्या हुई? डेफिशिएंसी। पक्का? अब बोलते हैं डेफिशिएंसी सिम्टम आएंगे कहां, अपीयर कहां होंगे? इधर सुनो, अपीयरेंस ऑफ सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी कर रहे हो छोड़ के सुनना। सर ये सिम्टम के अपीयरेंस कहां पर होंगे? बोलते हैं जो भी नई ग्रोथ हो रही होगी उस ग्रोथ को चाहिए मिनरल। बेटा इधर देखो, एक छोटी सी पत्ती निकल रही, नई लीफ, दिस न्यू लीफ, और इस न्यू लीफ को चाहिए मिनरल कि भैया मुझे मिनरल दो। उसने रिक्वायरमेंट भेजी कि मुझे मिनरल भेजो। ये रिक्वायरमेंट रूट तक पहुंची, रूट से बोला गया मिनरल पहुंचाओ क्योंकि पत्ती बन रही है और पत्ती को ग्रो करना है, बड़ा करना है। रूट ने कहा ठीक है मैं मांगती हूं सॉइल से। उसने सॉइल से कहा मिनरल दो, सॉइल हंस रही, कहां से दे, मिनरल है ही नहीं। तो इन्होंने बोला क्या मिनरल की डेफिशिएंसी? बोले हाँ। बोले अच्छा बेचारी बच्ची मारी जाएगी। कौन बच्ची मारी जाएगी? इट इज जस्ट लाइक यू पीपल। आप यहां बैठे, आपने बोला पापा वो आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही, मुझे बहुत बढ़िया वाला आईफोन चाहिए, या फिर मुझे बढ़िया वाला मोबाइल चाहिए, एंड्रॉइड फोन। अब ये बात तुमने अपनी मम्मी से कही, मम्मी ने पापा से कही, पापा ने अपने बॉस से कही, बॉस ने कहा कोरोना में वैसे भी हाल चाल बुरा है, हमारे पास पैसा नहीं है देने के लिए। पापा को पैसा नहीं मिला, उन्होंने कहा पैसा नहीं है, बिटिया से कह दो पैसा नहीं, बिना मोबाइल के काम चलाए। पापा ने कहा मम्मी से, मम्मी ने बिटिया से कहना चाहा, लेकिन उन्होंने देखा बिटिया अगर नहीं दिया तो आज रो रो के बुरा हाल कर देगी। मम्मा ने कहा चावल के डब्बे पे मैंने छुपा के रखे थे कुछ पैसे। मम्मा ऐसा करती है। उसने क्या किया, ओल्ड टिश्यू से कहा भैया मिनरल की जरूरत है और सॉइल से आ नहीं रहा और तुम मरने वाले हो। कौन? पुरानी लीफ, ओल्ड लीफ तो अभी गिरने वाली है और तुम्हारे पास मिनरल है और तुम गिरी तो अपने साथ वो मिनरल लेके चली जाओगी, काम आएगा नहीं। इसलिए तुम मरने के पहले इन मिनरल का कर दो रीमोबिलाइजेशन। क्या? तो मम्मी ने अपना पेट काट के अपने पैसे जो छुपा के रखे थे बिना पापा को बताए किसको देना चालू किया? बिटिया को। और बिटिया यहाँ पर न्यू ईयर में डांस कर करके फोटो खिंचा रही है। सबके मुंह देखे मैंने, का खतरनाक। तब हमको लगा नहीं, वंस मोर नहीं, आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ टीचर जिसको तुम बेवकूफ बना लो। हम यहीं से निकले जहां पर तुम बैठे हो, बड़ा मौज आता है। अभी देखना बोलेंगे तो करेंगे ऐसे, और उसके बाद हम डंडा लेके जो करेंगे तो फिर उसमें वंस मोर नहीं निकलेगा।
अभी कल आ रहे हैं, कल क्वेश्चन पूछेंगे 10 के 10 एलिमेंट और फिर पूछेंगे वंस मोर। आप ध्यान से सुन, सब चीज में रखो। किसी ने बोला कि विद्यार्थी के 5 लक्षण होने चाहिए, मैंने कहा 6 होने चाहिए। मुझे बोलने दो, तुम मत बोलो। काक चेष्टा, कौवे जैसी चेष्टा, बको ध्यानम, बगुला जैसा ध्यान। एक टांग पे खड़ा होता है और पानी में खड़ा होकर मछली पे ध्यान लगाता है, जैसे मछली आई बात। काक चेष्टा, बको ध्यान। स्वानि निद्रा, कुत्ते जैसी निद्रा। मेघा कह रही नहीं, कुत्ता ऐसा नहीं सोता है। काक चेष्टा, बको ध्यानम, स्वानि निद्रा तथैव च। स्वल्प और अल्पहारी, ठूस ठूस के खाने वाला नहीं। अल्पहारी, गृहस्थ त्यागी, विद्यार्थी 5 लक्षण। ग्रह को त्याग दो और खाना कम खाओ। अब सुनो, इसमें बाबा सुनील कहते हैं छठा लक्षण महास्वार्थी। कैसा? स्वार्थी टुवर्ड्स योर स्टडी। किधर तरफ? स्टडी। अगर स्टडी के रेस्पेक्ट में कोई भी चीज तुम्हें कोई अमृत भी दे और स्टडी बर्बाद हो रही, बोलो नहीं पीना। तो जब भी कोई टीचर इधर उधर के एंटरटेनमेंट करने लगे, तुम समझो बेटा तुम्हारा कुछ गड़बड़ होने वाला है। या तो टीचर को टॉपिक नहीं आ रहा है और या तो ये टाइम वेस्ट कर रहा है। हाँ ऐसे, गुड, आप सीख गए, पढ़ाओ, गुड। टीचर ऐसे ही लग जाएगा, तुम एक बार बोलो सर बहुत हो गया पढ़ाओ, अच्छा बेटा पढ़ा रहे, लो तो बताओ न्यू टिश्यू की ओल्ड, और ये वाला टिश्यू न्यू। इसको मिनरल चाहिए, ये तो अपना जीवन गुजार चुका है। मिनरल इसने किससे मांगे? रूट से। रूट के पास मिनरल नहीं है क्योंकि सॉइल में मिनरल कम है, डिफिशियंसी है। ये मिनरल जब सॉइल से नहीं मिले तो बताओ ये मिनरल बेटा मेन लीफ पर पहुंचे कि नहीं? नहीं। लेकिन पुरानी पत्ती ने कहा कि मैं मर रही हूं, मरने के पहले मैं तुम्हें मिनरल दे जाऊंगी। बताओ नई पत्ती को पता चला कि नहीं? नहीं। नई पत्ती को इसलिए नहीं पता चला क्योंकि उसकी ग्रोथ नॉर्मल हुई। क्यों नॉर्मल हुई? क्योंकि उसको मिनरल किसने दिया? ओल्ड टिश्यू। ओल्ड टिश्यू ने अपने टिश्यूज को तोड़ा, ओल्ड लीफ ने अपने टिश्यूज को, अपने मॉलिक्यूल को तोड़ करके नए पत्तियों को दिया। इसका मतलब सिम्टम कहां पर आए? ओल्ड टिश्यू। तो अगर कोई भी मिनरल मोबिलाइज हो सकता है, क्या हो सकता है? मोबिलाइज। अगर कोई भी मिनरल मोबिलाइज्ड हो सकता है तो उसकी डेफिशिएंसी नए टिश्यू में दिखेगी कि ओल्ड। पैसे की कमी तुम्हें पता नहीं चलने दे रहा मम्मी, पता किसे चल रही है? मम्मी को। उन्हें मालूम है कि यार पैसा बहुत कम है, लेकिन बिटिया ने मांगा तो देना ही है पैसा। पापा ने कहा घर में पैसा नहीं है, मम्मी ने कहा नहीं है तो क्या हुआ, बिटिया पढ़ेगी नहीं क्या? मेरे पास कुछ रखी हुई हैं चूड़ियां, मैं उन्हें बेच देती हूँ, और उन्होंने चूड़ियां बेची और तुम्हारे लिए मोबाइल खरीद दिया, वो सोने की चूड़ियां बेच दिया। अब तुमको क्या लग रहा मम्मी मेरी अमीर है? अरे बेवकूफ, मम्मी ने तुम्हें बताया ही नहीं कि मेरे पास बहुत सिम्टम्स आए हैं, मैं दुख से दुखी हूं। So whenever there is a mobilization of the mineral element, the symptoms will appear in old tissue. और कल मैंने आपको मोबिलाइज टिश्यू के नाम, मोबिलाइज मिनरल के नाम बताए थे, बोलो। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम। आज मैं सल्फर लिखने में डर रहा हूं, उस दिन सल्फर लिखा था, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं क्योंकि एनसीईआरटी ने यहां पर सल्फर को नॉन मोबिलाइज बोला है। और तब मैंने बोला था सल्फर कितने प्रकार से? 2, ऑर्गेनिक मोबिलाइज, इनऑर्गेनिक नॉन। तो बताओ अगर नाइट्रोजन का सिम्टम आएगा तो नई पत्तियों में कि पुरानी? पुरानी। अगर नाइट्रोजन की कमी से पत्तियां पीली पड़नी है तो नई पड़ेंगी कि पुरानी? याद रखना, if mineral can mobilize or remobilize, mineral can remobilized, symptoms will appear in old tissues. Old tissues। और ये जो कहानियां है ना, मुझे बहुत इमोशनल करती हैं जब भी मैं सुनाता हूं। ये रियलिटीज हैं, कहानियां नहीं। आपके माँ बाप अक्सर आपसे कभी कभी दुखी होकर कहते होंगे कि जब तुम माँ बाप बनोगे तो तुम्हें पता चलेगा। इनफैक्ट मैं भी ऐसा ही था, मुझे लगता क्या पता चलेगा। और फिर जब मैं माँ बाप बना तब पता चला कि यार बहुत चीजें हैं जिनमें माँ बाप आप अपना पेट काटते हैं, बच्चा खुश रहे। सो प्लीज अपने माँ बाप की रेस्पेक्ट करिए। तो अगर कोई भी
मिनरल रीमोबिलाइज हो रहा है तो उसका सिम्टम कहां से आएगा? ओल्ड टिश्यू। इसमें मैं सल्फर हटा दे रहा हूं क्योंकि एनसीईआरटी ने लिखा है कि सल्फर के ज्यादातर सॉल्ट रीमोबिलाइज है कि नॉन रीमोबिलाइज। नॉन। आगे सुनो, इसी क्रम में मैं दूसरा पढ़ाता हूं कि फिर से एक मिनरल की कमी हुई है और इस मिनरल, ये मिनरल की जरूरत नई पत्ती को है, पुरानी पत्ती के पास भी ये मिनरल है पर ये मिनरल आपको सॉइल से लेना है। सॉइल में इस मिनरल की आ गई है कमी, यह है डेफिशिएंसी। मिनरल ऊपर चढ़ेगा नहीं, मिनरल ऊपर पौधे तक पहुंचेगा नहीं। अब पहुंचेगा नहीं तो लीफ, नई पत्ती पुरानी पत्ती की तरफ देखेगी, पुरानी पत्ती कहेगी हाँ मेरे पास कैल्शियम है, हाँ मेरे पास सल्फर है, लेकिन मैं इसे रीमोबिलाइज, तो मेरी तो जिंदगी कट गई लेकिन बेटा अब तुम्हारी जिंदगी मुश्किल में है। इसका मतलब सिम्टम कहां आएंगे? न्यू टिश्यू। तो सिम्टम्स विल अपीयर appears in new tissue when mineral cannot remobilize। अगर मिनरल को रीमोबिलाइज नहीं कर सकते तो उसका सिम्टम नए टिश्यू पे आएगा। और दो मिनरल हैं, एक है कैल्शियम और एक है सल्फर। ये रीमोबिलाइज नहीं होते तो इनकी कमी हमेशा नए टिश्यूज में दिखाई पड़ेगी। सो डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ द कैल्शियम एंड सल्फर दिस अपीयर इन यंग लीफ, न्यू टिश्यू। लीफ ही क्यों, कोई भी नए टिश्यू, लीफ भी यंग है तो न्यू है, किसी भी नए टिश्यू में दिखाई पड़ेगी। कब? जब मिनरल रीमोबिलाइज नहीं कर। और अगर मिनरल रीमोबिलाइज कर गए तो ओल्ड टिश्यू अपना मिनरल इनको दे देंगे, तो मिनरल की कमी कहां दिखाई पड़ेगी? ओल्ड। तो रीमोबिलाइज में कौन कौन आता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम। हाँ, कौन से? कैल्शियम यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान अभी कम हुआ है मिनरल सॉइल में, पहले था तो पहले पुरानी लीफ को मिल गया था। रीमोबिलाइजेशन नहीं होता, मोबिलाइजेशन तो होगा ही बिटिया। मतलब 2 दिन से मोबिलाइजेशन और अच्छा तुमने क्लास छोड़ दी थी, मोबिलाइजेशन और रीमोबिलाइजेशन और डिस्ट्रीब्यूशन और रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं पढ़ाया। डिस्ट्रीब्यूशन इज फ्रॉम सॉइल टू लीफ टिश्यू, फ्रॉम टिश्यू टू टिश्यू remobilize, source to sink, mobilize, sink to sink, remobilize। अब आप इतनी देर से डेफिशिएंसी सिम्टम बोल रहे हो, क्या क्या हो सकते हैं डेफिशिएंसी सिम्टम? देखो बहुत सारे डेफिशिएंसी सिम्टम हो सकते हैं, ध्यान से सुनना। डेफिशिएंसी सिम्टम कैन बी ऑफ मैनी टाइप, जैसे स्टंटेड ग्रोथ, पौधा की लंबाई कम हो गई, ग्रोथ का नाम स्टंटेड ग्रोथ। क्लोरोसिस, इट इज येलोइंग ऑफ लीफ, पत्तियों का पीला पड़ना। ड्यू टू मिनरल डेफिशिएंसी। पत्तियां कई बातों से पीली पड़ सकती हैं, ज्यादा धूप पड़ने पर भी पीली पड़ जाएंगी, पर उसे क्लोरोसिस नहीं बोलेंगे, उसे सोलराइजेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो किसी ने बोला पत्तियों का पीला पड़ना क्लोरोसिस है, वो गलत बोलेगा। बोलना पत्तियों का पीला पड़ना किसकी वजह से? मिनरल की कमी से, तो कहे क्लोरोसिस। इसके अलावा नेक्रोसिस, डेथ ऑफ टिश्यू। कोई टिश्यू मर गया, इसे नेक्रोसिस बोलेंगे। सर कैसे पता चलेगा टिश्यू मरा? जो टिश्यू मरेगा वो स्पॉट के रूप में आएगा, ब्लैक स्पॉट, ब्राउन स्पॉट। याद रखना, ब्लैक स्पॉट, ब्राउन स्पॉट फंगस की वजह से भी होते थे, मिनरल की कमी से भी होते हैं। याद करो, रस्ट सुना था? रस्ट, वो भी एक नेक्रोसिस है, रस्ट भी नेक्रोसिस है, लेकिन वो मिनरल से है कि फंगस से? और ये जो रस्ट है वो किससे? मिनरल। तो नेक्रोसिस का मतलब डेथ ऑफ टिश्यू। और डेथ ऑफ टिश्यू कैसे दिखाई पड़ेगी?
ब्लैक स्पॉट, ब्राउन स्पॉट, इस तरह ग्रे स्पॉट। स्पॉट का मतलब मर गया किसी। इसके अलावा डिक्रीज इन सेल डिवीजन, अगर सेल डिवीजन कम हुआ तो बताइए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ग्रो करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। इसके अलावा हो सकता है डिले इन फ्लावरिंग, फ्लावरिंग डिले कर गई, डिले इन फ्रूटिंग एंड सीडिंग। ये सारे सिम्टम हैं जो मिनरल की कमी से आ सकते हैं। हल्के में मत लीजिए, यही मेन टॉपिक है इस चैप्टर का, क्योंकि वही पूछा जाएगा ब्राउन स्पॉट किस मिनरल से होता है, बताना पड़ेगा। तो बताओ डेफिशिएंसी सिम्टम में क्या क्या लिस्ट में मिला, बोलो क्या क्या मिला? स्टंटेड ग्रोथ, क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, डिक्रीज इन सेल डिवीजन, डिले इन फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, सीडिंग। व्हाट इज स्टंटेड ग्रोथ? पौधा लंबाई में बढ़ा कि कम हुआ? कम हुआ। व्हाट इज क्लोरोसिस? येलोइंग ऑफ लीफ ड्यू टू मिनरल डेफिशिएंसी। व्हाट इज नेक्रोसिस? डेथ ऑफ टिश्यू, जैसे ब्राउन स्पॉट, ब्लैक स्पॉट, डिक्रीज इन एंड डिले इन फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, सीडिंग। इनमें से कुछ सिम्टम्स के मिनरल्स आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे बुक ने क्लोरोसिस के मिनरल्स याद कराए हैं। व्हाट इज क्लोरोसिस? देखो बेटा, हाथ जोड़ के निवेदन है, इसके इनडायरेक्ट क्वेश्चन तुम संभाल नहीं पाओगे। क्लोरोसिस तभी होगी जब क्लोरोफिल नहीं बनेगी, क्लोरोफिल नहीं बनेगी, और क्लोरोफिल नहीं बनी तो पत्ती येलो होगी। इसका मतलब जिन मिनरल के बारे में मैं लिखने जा रहा हूं वो सारे मिनरल क्या बनाने में हेल्प करते हैं? क्लोरोफिल। फिर से सुनो, क्लोरोसिस का मतलब है पत्तियों का पीला पड़ना। पत्तियां पीली तभी पड़ेंगी जब क्लोरोफिल नहीं बनेगी, और क्लोरोफिल नहीं बनेगी उन मिनरल एलिमेंट की अधिकता की कमी से। इसका मतलब जो मिनरल एलिमेंट में लिखने जा रहा हूं वो क्या बनाते हैं? क्लोरोफिल। तो अगली बार मैं क्वेश्चन पूछूंगा विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन द क्लोरोफिल फॉर्मेशन, तो वो सारे मिनरल क्लोरोसिस करते हैं अगर उनकी कमी हो जाए तो। और इसका एक फॉर्मूला है, मैंने बनाया था, इट वॉज मंजन मोशन। आपकी बुक में जो भी है वो तुम बना लो, मेरा यही तरीका है, मैं गंदा सोचता हूं, गंदा ही बनता है मुझसे। मंजन मोशन, मंजन मोशन, आयरन का मग, ये वो एलिमेंट है जो क्लोरोसिस करते हैं। मतलब इनकी कमी से कि अधिकता से? कमी से। इसको लर्न करने का तरीका पिक्चर बनेगी। सॉरी ऑनलाइन बच्चों, मेरे पास और कोई तरीका नहीं है। इफ यू आर गेटिंग मोर वे, आप वो करिए। हमारे गांव में लोग मंजन करते करते मोशन करते हैं, मोशन लाइक लूज मोशन, है ना? तो लोग गांव में लुटिया लेकर के मंजन करते हैं, तो मंजन मोशन, और साथ में उनके पास लोटा रहता है, वो काय का होता है? आयरन का मग। वाह अब याद रहेगा, बोलो मंजन मोशन आयरन का मग। अब जरा एलिमेंट के नाम बताओ। मैग्नीज, जिंक, मॉलिब्डेनम, सल्फर, नाइट्रोजन, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम। जिसमें से ये दो मेन एलिमेंट हैं जो क्लोरोसिस करते हैं, बिकॉज दे आर द मेन एलिमेंट विच हेल्प इन द क्लोरोफिल फॉर्मेशन। पर ये नहीं है कि ये क्लोरोफिल नहीं बनाते, ये भी बनाते हैं, ये भी बनाते हैं, ये भी बनाते हैं, ये भी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक, बताओ क्लोरोसिस किन एलिमेंट की कमी से होती है? मंजन मोशन आयरन का मग। अगर ये कहानी याद रहेगी तो कभी रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। मंजन धातुन, मोशन यू नो दैट, और किसके साथ? आयरन का मग। ना एक और बेटा है, इसे बोलते हैं नेक्रोसिस। पत्तियों में स्पॉट पड़ने लगते हैं, इसे बोलते हैं नेक्रोसिस। नेक्रोसिस के लिए मेरे पास फार्मूला है काकू का मग। तो ये मंजन मोशन करने जा रहे हैं, काकू जी है तो मग किसका है? काकू। तो एक ही कहानी से बहुत सारी कहानियां। मंजन मोशन आयरन का मग, और वो मग किसके पास है? काकू के। काकू का मग। व्हाट इज का?
कैल्शियम, व्हाट इज Cu, व्हाट इज K, पोटेशियम, व्हाट इज Mg। तीसरा है इट इज डिक्रीज इन सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में कमी, कमी मतलब कम, कमी मतलब कम, दैट इज मोशन कम। हमारी दिमाग में भी फितूर ही आते हैं। इट इज नोन एज मोशन कम। व्हाट इज मोशन कम? मॉलिबेडनम, सल्फर, नाइट्रोजन, पोटेशियम, इनकी कमी से सेल डिवीजन कम हो जाता है। नाउ डिले इन फ्लावरिंग, मोशन। शाबाश, सीख गई बिटिया, एकदम सही सीखी हो। डिले इन फ्लावरिंग, इट इज मोशन। एक ही कहानी पकड़ी और सबको निपटा दिया। ये आपकी एनसीईआरटी में लिखे हुए एलिमेंट हैं जिनको मैंने गंदे फॉर्मूले में बना के आपको स्प्रेस किया है। आपके पास अच्छा फॉर्मूला हो सकता है, मैं जानता हूं, लेकिन अच्छे फॉर्मूले ज्यादातर जल्दी याद नहीं होते। गंदे फॉर्मूले पता नहीं क्यों हमेशा याद हो जाते हैं। यस, क्लोरोसिस याद रहेगा? अब मैं हटा दूं? बताओ। मंजन, मोशन, आयरन का नट। एलिमेंट बोलो। मैग्नीज, जिंक, मॉलिबेडनम, सल्फर, नाइट्रोजन, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीज, इनकी कमी से क्लोरोसिस। देखो एक बार में याद हो गई। अच्छा बताओ, नेक्रोसिस याद है? इट इज कैल्शियम, कॉपर, पोटेशियम, मैग्नीशियम। हो गया? सेल डिवीजन की कमी याद है? मोशन कम, मॉलिबेडनम, सल्फर, नाइट्रोजन, पोटेशियम। डिले इन फ्लावरिंग है? मोशन, मॉलिबेडनम, सल्फर, नाइट्रोजन। जाओ, टेक केयर, गुड लक, बाय बाय।